आज हम फिर से एक नई वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। इस वीडियो में आपको 10,000 से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, टोटल क्वेश्चन की संख्या होगी 10,000 से ज़्यादा क्वेश्चन की संख्या होगी और ये वन लाइनर क्वेश्चन होंगे। आपको चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज ये क्वेश्चन है और ये स्पेशल है यूपी पीसीएस के लिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए स्पेशल बुक है। अभी तक के उत्तर प्रदेश में से रिलेटिव यानी उत्तर प्रदेश में जो भी अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं, छोटा एग्ज़ाम हो या बड़ा एग्ज़ाम हो, उन सभी में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और उम्मीद है कि अगर बाई चांस यूपी पीसीएस में अगर कोई क्वेश्चन आएगा जीएस में, तो इन क्वेश्चन में से ही कोई ना कोई फंस जाएगा आपके लिए कि क्वेश्चन भी इंसान कितना बना सकता है। ठीक है, अब जैसे कि 10,000 क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन अभी तक आए हैं वो किस किस एग्ज़ाम में आ चुके हैं वो भी देखेंगे। देखो, वीईओ में आ चुके हैं, खंड शिक्षा अधिकारी वीईओ बेसिक एजुकेशन ऑफिसर, और समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी आरओ एआरओ यूटीए और एलडीए में क्वेश्चन ये आ चुके हैं। सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा ईमेल आ चुके हैं। यूपी पीसीएस प्री में आ चुके हैं। वन संरक्षक अधिकारी एसीएफ और आरएफओ में आ चुके हैं। लोअर सबऑर्डिनेट में आ चुके हैं। राजस्व निरीक्षक में आ चुके हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी में आ चुके हैं। खाद्य एवं सफाई निरीक्षक में भी आ चुके हैं। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी और सहायक सांख्यिकी अधिकारी एएसओ एवं अन्य परीक्षा हेतु उपयोगी ये प्रश्न है और इन सब में क्वेश्चन आ भी चुके हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित है ये सारे क्वेश्चन। ओके, ये सब हम आपको पहले बता चुके हैं। देखो, अब ये जो इस प्रश्न में, इस टॉपिक में, इस बुक में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। इतिहास, जो अभी तक बहुत सारे एग्जाम हुए हैं, सब में इतिहास से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं ना, बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर प्राचीन इतिहास काल यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में देखने को मिलेगा, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। उसके बाद आपको भारत का भूगोल भी पढ़ने को मिलेगा, विश्व का भूगोल भी पढ़ने को मिलेगा, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का पढ़ने को मिलेगा, भारतीय अर्थव्यवस्था भी पढ़ने को मिलेगी। यहाँ पे समान विज्ञान में भारतीय कृषि पढ़ने को मिलेगी, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान, इन सब में ही आपको पढ़ने को मिलेगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के बारे में पढ़ने को मिलेगा, जनसंख्या एवं नगरीकरण के बारे में पढ़ने को मिलेगा, उत्तर प्रदेश सामान्य विज्ञान पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगी। मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, इसको आप देख लोगे तो मुझे नहीं लगता है कि आप बाहर से आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना की आवश्यकता है। तो शुरू करते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 है और इतिहास। और इतिहास में हम देखेंगे प्राचीन इतिहास यानी एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, आप इस साइड देख रहे हैं कि कौन से क्वेश्चन कहाँ कहाँ आ चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में, बड़ा कर लेते हैं, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। जो आर्य लोग प्राचीन काल में जीवित रहने के लिए उनका प्रमुख साधन क्या था, तो वो कृषि करते थे आर्य। ठीक है, और ये क्वेश्चन कहाँ आ चुका है, यूपी पीसीएस प्री 1993 में क्वेश्चन ये आ चुका है। ठीक है, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था, कृषि। उस स्थल जहाँ से प्राचीन स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, उस स्थल पर जहाँ से प्राचीन स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, तो वो है मेहरगढ़। यहाँ पे स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, मतलब कि यहाँ पे लोग घर बना के रहते थे और ऐसा नहीं कि वो छोड़ के चले जाते थे, अभी कुछ दिन तक यहाँ रहे फिर कहीं और चले गए वहाँ रहे, ऐसा नहीं था। वो उन्होंने अपने लिए उस स्थान को आवासीय स्थान मतलब स्थायी आवास बना लिए थे। तो वो जगह का नाम क्या था, मेहरगढ़। ठीक है, ये भी देखो यूपी पीसीएस मेंस में आ चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट पर। गंगा नदी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं गंगा घाटी में। धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं लहरादेव में। ठीक है, मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के साथ उपलब्ध हुए। मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के साथ उपलब्ध हुए हैं, कहाँ है, बागौर से। ठीक है, ये बागौर से ये बीईओ में आ चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं लेखनिया में। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण कहाँ मिले हैं, लेखनिया में।
मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान है आदमगढ़। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल से। मृत्यात्र रहित नवपाषाणिक स्थल प्रकाश में आया था गुफकराल से। खादानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। खादानों की कृषि नवपाषाण कालीन गर्त निवास के अवशेष मिले हैं बुझम गुफकराल में। राग का टीला नवपाषाणिक स्थल संबंधित है। राग का टीला है संगन कल्लू में, नवपाषाणिक स्थल संबंधित है। राग का टीला संगन कल्लू में। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए भारतीय उपमहाद्वीप में, तो वह है विंध्य क्षेत्र में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। ठीक है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले हुआ था भारत में। वस्त्रों के लिए कपास की खेती भारत में सबसे पहले प्रारंभ हुई थी। और सर्वप्रथम अनाज कहाँ प्राप्त हुआ था? जौ में। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है मृतकों के दफनाने के स्थानों के रूप में। मृतक को दफनाने के स्थानों के रूप में एक ही कब्र में 3 बॉडी यानी 3 मानव कंकाल निकले हैं। कहाँ पर निकले हैं? दमदमा जगह है, उस जगह पर 3 लोगों को एक ही कब्र में दफनाया गया था। विंध्य क्षेत्र के वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। विंध्य क्षेत्र के वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, तो ऐसी कौन सी जगह है? तो ऐसी जगह है लेखनिया। ठीक है, विंध्य क्षेत्र में वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं लेखनिया। और एक साथ पहले भी नाम इसका आया है नहीं, हाँ, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं लेखनिया में। ठीक है, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं लेखनिया में। और विंध्य क्षेत्र के वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल भी मिले हैं लेखनिया में, यानी पशुपालन भी लेखनिया में काम किया जाता। पशुपालन का काम सबसे ज़्यादा लेखनिया में काम किया गया और वहाँ पर सर्वाधिक मानव कंकाल भी मिले हैं। भारत में वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं भीमबेटका। भारत में वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं वह है स्थान भीमबेटका। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पी पुरास्थल है। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पी पुरास्थल है पंजाब का। ताम्र पाषाणिक स्थल नवदा टोली अवस्थित है मध्य प्रदेश। ताम्र पाषाणिक स्थल नवदा टोली स्थित है मध्य प्रदेश में। गौरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर से। OCP गौरिक मृदभांड पात्र, ठीक है, नामकरण हुआ था हस्तिनापुर से। भारत का वह स्थल जहाँ खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। भारत का वह स्थल जहाँ खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं वो है अतरंजी खेड़ा, जहाँ पर लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे रखकर दफनाते थे, उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं, उत्तर से दक्षिण की ओर शरीर को फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। कोपेनहेग संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किया था थॉमसन ने। ठीक है, कोपेनहेग संग्रहालय की सामग्री से जो पाषाण काल, कांस्य काल और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किया था थॉमसन ने। भारत में प्रथम पाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फूट थे भूगर्भ वैज्ञानिक। भारत के प्रथम पाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फूट कहाँ के थे? क्या थे? भूगर्भ वैज्ञानिक थे। ताम्र पाषाणिक स्थल नवदा टोली का उत्खनन किया था एडी सांकलिया ने। जो ताम्र पाषाणिक स्थल है नवदा टोली, ठीक है, इस नवदा टोली का एडी सांकलिया ने उत्खनन किया था। नवदा टोली का पहले भी नाम आया है, देखते हैं कहाँ पर। हाँ, ताम्र पाषाणिक स्थल नवदा टोली अवस्थित है मध्य प्रदेश में।
ठीक है, ये दोनों नर्मदा टोली से, ये दोनों याद होना कि नर्मदा टोली कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। और तमिल पाषाणिक स्थल नर्मदा टोली का उत्खनन किया था एल.डी. संकलिया ने। अब आते हैं सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति यानी इंडस सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में देखते हैं। सिंधु सभ्यता थी आदि ऐतिहासिक युग की सभ्यता, और ये नगरीय सभ्यता थी, सब जानते हैं। हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है। हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है मांडा। सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल जो अब पाकिस्तान में, वो है हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता में विकसित अवस्था में वह स्थल जहाँ घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, वह जगह है मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता में महान स्नानागार भी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में वह स्थल जहाँ से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, मोहनजोदड़ो है। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर लोथल है। इसे, ठीक है, ये बंदरगाह बोल सकते हो, शिपयार्ड। मृड पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है लोथल से। मृड पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है लोथल से। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है लोथल से। हाथी दांत का पैमाना। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया था। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद कौन है जो इसके महत्व को समझ पाया था, वो थे सर जॉन मार्शल। ठीक है, सिंधु सभ्यता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भी सर जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है पुरातत्व संबंधी खुदाई। सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है पुरातत्व संबंधी खुदाई। सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सिंधु सभ्यता से संबंधित वह कौन सा केंद्र है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, वो है आलमगिरी एवं हुलास। आलमगिरी आपने नाम सुना होगा पहले भी, लेकिन हुलास नहीं सुना होगा, तो हुलास अब सुन लो। यूपीपीसीएस का एग्जाम देने जा रहे हो तो भाई वो कुछ ना कुछ ऐसा हमेशा ही पूछते हैं जो कुछ डिफरेंट हो, अलग हो, जो आपने ना सुना हो पहले। तो आलमगिरी एवं हुलास। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, कहाँ है, गुजरात में। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं धौलावीरा में। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ मिले हैं, धौलावीरा में। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी, मतलब एक जगह है जहाँ पर एक जुते हुए खेत की खोज की गई, वो जगह है कालीबंगा में। यानी कि जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ मिले हैं, कालीबंगा में। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल कहाँ पे, राखीगढ़ी। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है राखीगढ़ी। ठीक है, यानी कि राखीगढ़ी भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है। हड़प्पन संख्या अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित है सिंधु घाटी में। अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित है सिंधु घाटी में। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है पूर्वार्ध से, यानी प्री आर्यन मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। यानी कि लोग मानते हैं कि जो मूर्ति पूजा का आरंभ है ना, वो जो आर्य आए पहले, पूर्व आर्य आए, उनसे पहले था। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातत्व खुदाई। देखो सिंपल बात है, हड़प्पा संस्कृति या सिंधु घाटी की सभ्यता इसकी जानकारी हमें खुदाई से ही प्राप्त हुई है। अवेस्ता एवं ऋग्वेद में समानता है। जो हमारा भारत का ऋग्वेद है और अवेस्ता है, अवेस्ता एक ईरान का वेद है। ठीक है, ईरान का दस्तावेज बोल सकते हो। तो अवेस्ता क्षेत्र संबंधित है ईरान से। अब ऋग्वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल के बारे में देखते हैं। ऋग्वैदिक है पोस्ट वैदिक इरा। पवित्र गायत्री मंत्र जिस ग्रंथ से अंतर्विष्ट है, पवित्र गायत्री मंत्र जिसको ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, ये मंत्र जिस ग्रंथ से अंतर्विष्ट है वह है ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिला है, तो वह है ऋग्वेद। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है, वो है ब्राह्मी। ठीक है, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है, ब्राह्मी। ऋग्वेद पर आधारित संकलन है, ऋग्वेद पर आधारित संकलन है सामवेद। यानी कि जो सामवेद की रचना की गई है वो ऋग्वेद पर आधारित संकलन है। ऋग्वैदिक धर्म था बहुदेववादी। ऋग्वैदिक धर्म था बहुदेववादी। ठीक है, इसमें बहुत सारे देवी देवताओं के प्रमाण मिले हैं। ऋग्वेद काल में जनता विश्वास करती थी बल एवं कर्मकांड पर।
ठीक है। ऋग्वेद काल में जनता विश्वास करते थे बलि कांड पर, जैसे कि मतलब कि अगर बाई चांस कोई हमें पूजा करवानी है तो उसमें बलि दी जाती थी किसी जानवर की, पशु की, ठीक है। और बहुत सारे कर्म कांड के बारे में बताया गया है, ये करवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था ऋग्वेद से, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो इम्पोर्टेंट है। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था ऋग्वेद से, ठीक है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था ऋग्वेद से। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है इंद्र। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ड शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है ऋग्वेद। वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ड शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? जौ। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? यव, ठीक है। यव को हम जौ भी बोलते हैं। अगर पहले नहीं सुना होगा तो अब सुन लो। यव को हम जौ भी बोलते हैं, जौ को यव। वह नदी जिसके किनारे ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, यानी कि 10 राजा के युद्ध बोला जाता है, वो किस नदी के किनारे लड़ा गया था? वो था परशुड़ी नदी, और इसको परशुड़ी कोई रावी बोलते हैं। ऋग्वैदिक काल में प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था गाय को, यानी कि ऋग्वेद काल से जो गाय को हम पवित्र मानते हैं, ये सब कहाँ से प्रचलित हुआ है? ये सब हुआ है ऋग्वेद काल से। ऋग्वेद काल से हम गाय को पवित्र पशु मानकर उसकी पूजा करते आए हैं। वैदिक काल में किस जानवर को अगण्य माना गया है? गाय को, यानी कि ऐसी जिसको मारा ना जा सके, मारा ना जाता हो, या ठीक है। वह वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है। वह वैदिक साहित्य जिसको पढ़ने के बाद आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएंगे, ठीक है। जिसको मोक्ष की चर्चा मिलती है उपनिषद। उपनिषद में मोक्ष कैसे प्राप्त हो इसके बारे में बताया गया है। वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित माना जाता था बृहस्पति को। वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित माना जाता था बृहस्पति को। आपने अगर पुराने DD1 या किसी और चैनल पे आपने अगर देखे होंगे तो देवों के गुरु का नाम क्या था? बृहस्पति, ठीक है। तो वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित माना जाता है बृहस्पति को। और असुर यानी राक्षस के गुरु का नाम शुक्राचार्य। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था कुरु पांचाल, ठीक है। आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था कुरु पांचाल। वैदिक कर्मकांड में होता का शब्द था ऋग्वेद से। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे था? ऋग्वेद से। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। आरंभिक जो स्टार्टिंग वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। वह नदी जिसको ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा और नदीत्मा संबोधित किया गया है, सरस्वती। वह नदी जिसको ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा और नदीत्मा संबोधित किया गया है, सरस्वती। लेकिन आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। इनमें ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि हम कौन सा टिक करें। देखो जो आरंभिक वैदिक काल है, क्योंकि देखो जब सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु घाटी का जिक्र हुआ, ठीक है, वैसे ही क्योंकि वहाँ से सिंधु नदी चलती आई है। लेकिन जब वैदिक साहित्य की बात आई तो वैदिक साहित्य जब शुरुआत ही वैदिक साहित्य की, यानी वैदिक काल की जब शुरुआत ही थी, तो वहाँ पे सिंधु नदी काफ़ी प्रचलित थी। लेकिन जब धीरे धीरे करके जब टाइम बीता तो सिंधु नदी की जगह पे सरस्वती नदी प्रचलित में आ गई और इसको मातेत्मा, देवीत्मा और नदीत्मा संबोधित किया गया। यानी स्टार्टिंग तो सिंधु से हुई है और ख़त्म सरस्वती पर हुई। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है वाजसनेयी। शतपथ ब्राह्मण में उचित उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव संबंधित ऋषि थे ऋषि गौतम राहुगढ़ से। जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह है शतपथ ब्राह्मण। जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है, क्या नाम है? शतपथ ब्राह्मण। गौपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद। गौपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से, ठीक है।
ये किस में आया है? यूपी आर में आया है। गौपद ब्राह्मण किससे संबंधित है? अथर्ववेद से। ये भूलना मत। अब पुरुष में का उल्लेख हुआ है शतपथ ब्राह्मण से, और शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव संबंधित है ऋषि गौतम राहुल से। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण से उल्लेखित राजा विदेह माधव ऋषि गौतम राहुल से संबंधित है, और पुरुष मेघ संबंधित है शतपथ ब्राह्मण से, और गौपथ है अथर्ववेद। यानी अथर्ववेद में शतपथ ब्राह्मण और ऋषि गौतम राहुल का नाम आता है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान उल्लेखित सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद में। वह उपनिषद जिसमें पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई दिए हैं मैत्रेयी। ठीक है, वह उपनिषद जिसमें पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई दिए हैं उसका नाम है मैत्रेयी। भारतीय प्रतीक का उत्कीर्ण यानी सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लाया गया है, और जिंद अवेस्ता एवं ऋग्वेद में समानता है। जिंद अवेस्ता संबंधित है ईरान से। ठीक है, जिंद अवेस्ता किससे संबंधित है? ईरान से, जिससे कि ऋग्वेद में जो पहली बात है कि जिंद अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता मिलती है। दूसरी बात यह है कि जिंद अवेस्ता संबंधित है ईरान से। ठीक है, प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। ठीक है, जो स्वर्ण आभूषण थे प्राचीन भारत में उनको निशाका बोलते थे। 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ है बागजकोई यानी एशिया माइनर में। 14वीं सदी में ईस्वी में पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ है वो है बागजकोई एशिया माइनर में। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। वह उपनिषद जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम के भी संवाद हुआ है उसे बोलते हैं कठोपनिषद। मुंडक उपनिषद नहीं, मुंडक उपनिषद में मिल रहा है सत्यमेव जयते, लेकिन नचिकेता और यम के बीच जो संवाद मिला है वो है कठोपनिषद में। ऋग्वेद में वह नदी जिसका उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है, अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है वो है कुंभा या क्रमु या कुंभा नाम की नदी है जो अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक बताती है। सर्वाधिक ऋग्वेद सूक्त समर्पित है, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है इंद्र से। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ। अर्धवर्यु का अर्थ क्या है? अर्धवर्यु होता है यज्ञ करने वाला पुरोहित। जो पुरोहित जी होते हैं ना यज्ञ करने वाले उनको बोलते हैं अर्धवर्यु। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कैकेयी के। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक कहाँ के थे? कैकेयी के। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक है पुराणों से। भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है मनु साहित्य। भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है मनु को। प्राचीन काल में महान विधि निर्माता थे मनु। कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया था रेशम के लिए, कौशेय का। ठीक है, कौशेय का शब्द का प्रयोग किया गया था रेशम के लिए। और अभी हम पढ़ के आए हैं निशाका शब्द का प्रयोग किया गया स्वर्ण आभूषण के लिए। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ हुआ है एक उत्तम व्यक्ति। ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन। ठीक है, स्रोतों का संकलन है ऋग्वेद। अब आते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक महाजनपदों का उदय और मगध साम्राज्य, इसके बारे में हम देखेंगे। तो 16 महाजनपदों का उल्लेख अगंतुर निकाय से मिलता है, यानी कि अगंतुर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे? चेदी। जो कलिंग नरेश खारवेल हैं वे चेदी वंश से संबंधित थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मत्स्य महाजनपद स्थित था राजस्थान में। मत्स्य महाजनपद कहाँ पर स्थित था? राजस्थान में। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? पाटलिपुत्र। ठीक है, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? पाटलिपुत्र।
मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? शिशुनाग वंश के। तो मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? शिशुनाग वंश में। मगध का वह शासक जिसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया, तो वह है अजातशत्रु। ठीक है। मगध का वह सम्राट जिसे अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता था, अपरो परशुराम के नाम से जाता था, महापद्मनंद को। ठीक है, मतलब क्षत्रियों का विनाशक, क्योंकि जो थे परशुराम ने भी बताया जाता है कि पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त किया था, पराजित किया था। वैसे ही महापद्मनंद भी। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास आकृति है अर्धचंद्राकार। प्राचीन जो श्रावस्ती का नगर विन्यास कैसा था? अर्धचंद्राकार है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व सुक्तिमती राजधानी थी चेदी की। अभिलेखित साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। नहर का नाम था कलिंग में। परिवार वो कहाँ खोदी गई थी? वो कलिंग में खोदी गई थी। जो अभिलेखित साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश पर एक नहर खोदी गई थी कलिंग में। उदयन बासदत्ता की दंत कथा संबंधित है। उदयन बासव दत्ता की दंत कथा संबंधित है कौशाम्बी से। जैन धर्म के संस्थापक, अब धार्मिक आंदोलन देखते हैं। जैन धर्म के संस्थापक हैं ऋषभदेव। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडलपुर में। महावीर स्वामी का ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था ऋजुपालिका नदी के तट पर। महावीर का प्रथम अनुयायी बनाया था जमाली, जो उसका खुद का दामाद था। ठीक है, तो जैन धर्म के संस्थापक किसको कहा जाता है? ऋषभदेव को। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलपुर में। और महावीर स्वामी को ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था ऋजुपालिका नदी के तट पर। और प्रथम अनुयायी उनका खुद का दामाद जमाली था। त्रिरत्न सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ थ्री ज्वेल्स। सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म। आजीविका संप्रदाय के संस्थापक थे आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखाली गोसाल। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? अर्धमगधी। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? अर्धमगधी में लिखा गया था। यापनीय एक संप्रदाय था जैन धर्म का। तीर्थंकर शब्द संबंधित है जैन से। वह जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था बल्लभी। ठीक है, वह जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था बल्लभी। प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं जैन। यानी कि जो प्रभासगिरी तीर्थ स्थल जैन लोगों का है। वह धर्म जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है, जैन धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है, जैन धर्म में। बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। अभी तक तो हम जैन धर्म महावीर स्वामी की बात की। ठीक है, उनका धर्म जो जैन धर्म है वो कैसे प्रेरित हुआ और इसके बारे में देखा। अब हम देखेंगे भगवान बुद्ध के बारे में। ठीक है, बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई वह स्थान अब कहाँ है? वो स्थान है उत्तर प्रदेश में। बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसको महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है, महाविनिष्क्रमण के नाम से किया जाता है गृह त्याग को। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था सारनाथ में। और सारनाथ ही जहाँ जैन और बुद्ध के बारे में दर्शाता है। बुद्ध के उपदेश संबंधित हैं आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ था? मृग सहित चक्र द्वारा हुआ था प्रथम उपदेश। धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था सारनाथ में। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन दिया था महात्मा बुद्ध ने। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए उन्होंने। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी वैशाली में। भिक्षुणियों की, यानी भिक्षुणी थी जो, ठीक है, उनको अनुमति प्रवेश करने की अनुमति दी थी कि जैन धर्म बौद्ध धर्म में वो शामिल हो सकती हैं। वो थे वैशाली में। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था देवदत्त। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख देवदत्त होना चाहता था। बुद्ध द्वारा रूपांतरित में अंतिम व्यक्ति था सुभद्र।
बुद्ध द्वारा रूपांतरित में अंतिम व्यक्ति सुबोध त्रिपिटक है बुद्धों के उपदेशों का संग्रह। बुद्ध धर्म में त्रिरत्न इंगित करता है बुद्ध धर्म और संघ को। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। संस्था अस्थिर है और क्षणिक है, यह कथन था बौद्ध का। वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त हुए हैं वह है विनय पिटक, यानी कि संघ जीवन के नियम प्राप्त हुए हैं वह कौन सा है? विनय पिटक। विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत के बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए वह है मेघवर्मन। मेघवर्मन जो विदेशी था उसने समुद्रगुप्त से आग्रह किया कि उससे भगवान बौद्ध की विहार बनाने की अनुमति दी, ठीक है, और समुद्रगुप्त ने इसे दे दिया था। बोध गया में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था। वे बंजारे थे मल्लिक और तपस्सु, ठीक है। ये 2 बंजारे थे जिनको बोध गया में महात्मा बुद्ध ने, ठीक है, उपदेश देकर उसको अपना उपासक बना लिया था। सप्तगढ़ी गुफा स्थित है राजगृह बिहार में। विशुद्धिमग नामक पुस्तक के संप्रदाय संबंधित है। विशुद्धिमग नामक पुस्तक हीनयान संबंधित है। विशुद्धिमग शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम था नागार्जुन। नागार्जुन जो थे उन्होंने बौद्ध दार्शनिक थे और इन्होंने शून्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों द्वारा दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है कौशाम्बी, ठीक है। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों द्वारा दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली कौन सी है? कौशाम्बी। कौशाम्बी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, यहाँ पर बौद्ध और जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों धर्म विश्वास करते थे कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर नहीं, यानी कि जो बौद्ध लोग थे और जैन लोग थे वो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते थे, ठीक है। फिर आते हैं अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था बुद्ध प्रतिमा के लिए। देश में मूर्ति पूजा की नींव रखी गई थी बौद्ध धर्म ने, ठीक है। बौद्ध धर्म ने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी। वह काल जिसमें बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई है कुषाण काल। वह काल जिसमें बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई है कुषाण काल। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है गुप्त काल में। विक्रमशिला बिहार के संस्थापक थे धर्मपाल। विक्रमशिला बिहार के संस्थापक कौन थे? धर्मपाल। कहाँ के स्तूप के उत्खनन में सरिपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए? वह सांची में। कहाँ के स्तूप के उत्खनन में सरिपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए? सांची में। वह बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी के पास है वो है बोध गया। एशिया की ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है गौतम बुद्ध को। एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक जिसके दरबार में काम संबंधित था वो था बिम्बिसार। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? उदयन के। तिब्बत में बौद्ध धर्म में सुधार में महती भूमिका निभाने वाले उपाध्यक्ष अतीश किस बिहार के प्रसिद्ध विद्वान थे? वो थे विक्रमशिला के। अतीश तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में महती भूमिका निभाने वाले उपाध्यक्ष अतीश किस बिहार के प्रसिद्ध विद्वान थे? वो थे विक्रमशिला के। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव एवं आधी पार्वती प्रतीक है। देव और उसकी शक्ति का योग। अब आते हैं भगवत संप्रदाय एवं ब्राह्मण संप्रदाय में। वह देवता जिसको कला में हल के लिए प्रदर्शित किया गया था बलराम। रामायण के वह कांड जिसमें राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन होता है वो था किष्किंधा कांड में। भागवत संप्रदाय की में भक्ति के रूप में रूपों की संख्या है 9। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है 9। तुम्हारा अधिकार कर्म है, फल की प्राप्ति नहीं। यह किस ग्रंथ में लिखा गया है? गीता में। मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान कर्म भक्ति को समान महत्व देता है भगवद गीता। भागवत धर्म में से संबंधित प्राचीन अवलेख साक्ष्य मिलते हैं। हेलियोडोरस का बेसनगर अवलेख। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अवलेख प्राप्त हुए हैं। हेलियोडोरस का बेसनगर अवलेख। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ स्थित हैं। जोशी मठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। नैनार थे शैव धर्मानुयायी।
ये देखो सही सुमेलित हैं इनमें, ठीक है। बल्लवाचार्य थे पुष्ट मार्ग के, और रामानुज थे विशिष्टाद्वैत, मध्वाचार्य थे द्वैतवाद, और शंकराचार्य थे अद्वैतवाद। देखो शंकराचार्य थे अद्वैतवाद, मध्वाचार्य थे द्वैतवाद, और रामानुज थे विशिष्टाद्वैत, और बल्लवाचार्य थे पुष्ट मार्ग के। अब आते हैं मौर्य साम्राज्य पर। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। सेंटोकोट्स यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है, जस्टिन ने किया है। जल की आवश्यकता को ध्यान रखते हुए जिन प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था, जल की आवश्यकता को ध्यान रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था वह था चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। अभिलेख जिससे वह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रथम पश्चिम भारत पर था, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है। जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है उसमें बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर बहुत ज़्यादा था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक शासकों के सिद्धांत की पुस्तक, शासन के सिद्धांत की पुस्तक, यानी कि शासन कैसे किया जाए। किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है, तो वह है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। राज के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज का 7वां अंग है मित्र। राज के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज का 7वां मित्र कौन है? मित्र। चाणक्य अपने 55 में किस नाम से जाने जाते थे? विष्णुगुप्त। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अप्राय है जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का से अप्राय है जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। वे शासकों जिन्होंने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया, ठीक है। गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, ये 2 लोग थे। वह राजा जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है, ठीक है। वह राजा जिसके अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ, तो ये अशोक। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था अशोक ने। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था? अशोक ने। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है लौरिया नंदनगढ़। अशोक ने जो स्तंभ बनवाया है उस स्तंभ में लौरिया नंदनगढ़ सबसे सुरक्षित स्तंभ है। अशोक का वह अभिलेख जो कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है। अशोक का वह अभिलेख जो कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है वह है निगाली सागर स्तंभ अभिलेख। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है स्थित है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। गुर्जरा लघु शिलालेख। अशोक के निम्न अभिलेखों में पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित अभिलेख है शिलालेख XII। ब्राह्मी लिपि का सर्वप्रथम पढ़ा गया जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा। वह स्थान जहाँ प्राग अशोक की ब्राह्मी लिपि का पता चला है वह है अनुराधापुर। वह स्थान जहाँ प्राग अशोक लिपि का पता चला है, अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है, अनुराधापुर। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किसे थे? प्राकृत भाषा में। अपने साम्राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग में उत्कीर्ण राजा ज्ञाओं के लिए अशोक ने लिपियों का प्रयोग किया। तब होते अरमाइक, ग्रीक और खरोष्टी। लेकिन ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ के शासक के बारे में सूचना कर देता है समुद्रगुप्त को। फाहियान भारत आया था 399 AD। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है 13वें शिलालेख से। कलिंग युद्ध का विवरण हमें कहाँ से प्राप्त होता है? 13वें शिलालेख से। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मौर्यन मंत्रिपरिषद में राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित थे समाहर्ता। मौर्यन मंत्रिपरिषद में राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित थे समाहर्ता। अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था? मिस्र का। देखो जो भी पढ़ रहे हैं ना वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट ही हैं, ऐसे एक भी क्वेश्चन नहीं जो इंपॉर्टेंट ना हो। मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा था एंटिगोनटास। टालेमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे वह कहाँ का शासक था? मिस्र का। एक इतिहासकार के अनुसार शिलालेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया था वह वस्तुतः राजधर्म था फ्लीट का। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है ब्राह्मी।
आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है ब्राह्मी। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविधि आधार पर राजधर्म की स्थापना की? अशोक। सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों पर किया गया था? स्तंभों पर। बुलंदी बाग प्राचीन स्थल था पाटलिपुत्र का। बुलंदी बाग प्राचीन स्थल कहाँ का था? पाटलिपुत्र का। मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वारा किन वर्णों के लिए खुले थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के लिए। मौर्य काल में दंड विधान थे काफ़ी कठोर। कालसी प्रसिद्ध था अशोक के शिलालेख के कारण। कालसी प्रसिद्ध था अशोक के शिलालेखों के कारण। कालसी अशोक के शिलालेखों के कारण प्रसिद्ध था। अब आते हैं मौर्योत्तर कालीन भारत पर। ठीक है, पोस्ट मौर्यन पीरियड ऑफ इंडिया, मौर्योत्तर कालीन भारत। ठीक है, अशोक के द्वितीय शिलालेख में उल्लेख नहीं है, यानी कि जो अशोक का द्वितीय शिलालेख है, जो BEO यानी कि बेसिक एजुकेशन ऑफिसर के 2006 में जो एग्जाम आया है, उस एग्जाम में पूछा गया था, मतलब कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें से 4 ऑप्शन होंगे, जिसमें से 3 ऑप्शन तो इस अशोक के द्वितीय शिलालेख में आए होंगे। जो तीसरा ऑप्शन नहीं आया है, यानी कि तीसरा जो ऑप्शन नहीं था वो था सातवाहन का। यानी कि अशोक के शिलालेख, द्वितीय शिलालेख में सातवाहन वंश के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है, सातवाहन वंश वह वंश था जो मौर्य, मतलब उस टाइम के जो पॉपुलर वंश थे, स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है, साम्राज्य थे, उनमें सातवाहन वंश सेकंड नंबर पे आता था। ठीक है, उससे पहले मौर्य आता था। खारवेल के विषय में जानकारी का स्रोत है, खारवेल के विषय में जानकारी का स्रोत है हाथी गुफा का अभिलेख। जो हाथी गुफा का अभिलेख है वो खारवेल के विषय में जानकारी का स्रोत माना जाता है। राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? तो राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश सातवाहन वंश है। और मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजा था सातवाहन। सातवाहनों की राजधानी थी अमरावती। और कनिष्क के समय सारनाथ यानी कि बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि है 81 ईस्वी। बुद्ध का किसके सिक्के पर अंकन हुआ है? जो भगवान बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध, उनके मतलब किस राजा ने अपने सिक्कों पर भगवान बुद्ध का अंकन किया था? तो वो था कनिष्क। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक तांबे के सिक्कों को जारी किया था कुषाणों ने। पूछा जाता है कि सर्वाधिक तांबे के सिक्के किस वंश ने जारी किए थे, और किसने जारी किए थे? वो थे कुषाणों ने। ठीक है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? वो मिलता है काठियावाड़ के रुद्रदामन में। प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए जाते हैं कुषाणों के द्वारा। ठीक है, कुषाणों ने सर्वाधिक तांबे के सिक्के चलाए हैं और क्या बोलते हैं ना, सोने के सिक्के भी इन्होंने। अब आते हैं बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? ठीक है, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? तो वो था रुद्रदामन प्रथम ने। वही क्वेश्चन है जो UPSC प्री रैंक 2014 में आया था। प्राचीन भारत के साहित्य इतिहास में पाणिनि एवं पतंजलि ख्याति प्राप्त जो नाम हैं, पाणिनि और पतंजलि। ठीक है, किस राजवंश के समय में वह फले फूले? तो वो थे शुंग वंश के राजवंश में ये फले फूले हैं साहित्य इतिहास में, पाणिनि और पतंजलि। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ तब 58 ईसा पूर्व। महाभाष्य के लेकर पतंजलि समसामयिक थे, यानी कि जो महाभाष्य से पतंजलि, अभी बताया था कि पतंजलि और पाणिनि किसके वंश में फले फूले, तो बात वो था शुंग वंश का। ठीक है, फिर क्वेश्चन एक ये आया है कि जो पतंजलि थे, ठीक है, वो किस वंश के यानी किस राजा के समकालीन थे? तो वो थे पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर है? विक्रम एवं शक संवतों में 135 वर्ष का अंतर है। अब आते हैं कि सही सुमेलियन है, इनको हमें अवश्य याद करना है। डिमेट्रियस है हिंदी यूनानी। डिमेट्रियस एक हिंदी यूनानी है। रुद्रदामन थे शक के, और गोंडो फर्नीज है पहव के, और बिमय कुषाण के। ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। बिमय कुषाण, गोंडो फर्नीज है पहन, और रुद्रदामन है शक, और डिमेट्रियस है हिंदी यूनानी। देखो डिमेट्रियस हिंदी यूनानी तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। रुद्रदामन शक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। गोंडो फर्नीज दिक्कत होगी, वो पहला वर्ड हमने सुना होगा पहव, और बिमय कुषाण। ठीक है, UPSC ARO में 2017 में ये आ चुका है, तो ये चीज़ भूलनी नहीं है आपको। क्या नहीं भूलनी है? डिमेट्रियस है हिंदी यूनान, और रुद्रदामन शक के, और गोंडो फर्नीज है पहाव के, यानी कि
पहव पनहव पनहव बोल सकते हो, भीम है कोषाढ़ के। प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण यानी कि फॉरेन इन्वेशन ऑफ एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण देखते हैं। हमारे देश को इंडिया संबोधित करने वाले थे यूनानी। हमारे देश को यूनानी संबोधित करते थे। और वह हिंद एवं शासक जिसने शीशे के सिक्के जारी किए थे वो था स्ट्रैटो सेकेंड। ये हिंद एवं शासक था जिसने शीशे के सिक्के जारी किए थे। और तांबे और सोने के सिक्के किसने सबसे पहले ज़्यादा जारी किए, वो थे कुषाणों ने। वह शासक जिसने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया है वह भीम फडवीस। ये भीम वही हैं, ये भीम कुषाण वाले ही भीम हैं, ठीक है। तो वह शासक जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है वो है भीम फडवीस। इस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। वो था पोरस यानी पुरु। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने तथा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गढ़ अथवा राज्य के स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किए थे, वो था मत्सग, ठीक है। तो मत्सग राज्य था, उसकी जो स्त्रियां थीं उन स्त्रियों ने जो सिकंदर था उसके विरुद्ध हथियार उठाए थे। संगम युग, चेरू और चोल पांड्य, इनके बारे में देखेंगे। संगम युग के बारे में, संगम युग में चेर के बारे में पढ़ेंगे, चोल के बारे में पढ़ेंगे और पांड्य के बारे में पढ़ेंगे। संगम ग्रंथ तोलकप्पियम किस विषय पर आधारित है, वो है व्याकरण, ठीक है। तो संगम जो ग्रंथ है वो तोलकप्पियम। काफ़ी चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। ये यूपीपीसीएस प्री का पेपर है और ये 2 बार आ चुका है। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा है तोलकप्पियम किस विषय पर आधारित है, वो है व्याकरण पर। वह तमिल ग्रंथ जिसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है। तो पुराण है वह लघु ग्रंथ जिसे तमिल ग्रंथ में लघु वेद की संज्ञा दी गई है। शिल्पाधिकारम का लेखक था इलगो। शिल्पाधिकारम का लेखक था इलगो। और तृतीय संगम हुआ है मदुरई। तृतीय संगम हुआ था किसका, मदुरई, ठीक है। दक्षिण भारत का इतिहास देखते हैं अब, चोल चालक पांड्य, ठीक है। और दक्षिण भारत का के इतिहास यानी कि चोल चालक या पांड्य उनको बोलते हैं संगम युग। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति एक उत्कृष्ट उदाहरण है चोल कला की, ठीक है। चोल लोग जो वास्तुकला में बहुत ज़्यादा महारत हासिल कर रहे थे। और नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति आप बाहर देखते होंगे कई जगह संगीत जहाँ पर नाट्यशास्त्र या कथक होता है वहाँ पर नटराज की मूर्ति रखी जाती है और उनको काफ़ी ज़्यादा माना जाता है, ठीक है। तो ये नटराज की प्रसिद्ध कांस्य की मूर्ति का एक उत्कृष्ट उदाहरण किसकी देन है, चोल कला की। वह राजवंश जो अपने शासन काल में ही अपने उत्तराधिकारी घोषित कर देता था वो था चोल। यानी कि चोल अब इतने ज़्यादा शातिर थे कि वो हमारे मतलब कोई भी राजा उसके मरने के बाद आपस में लड़ाई ना हो इसलिए पहले से ही, ठीक है, पहले से ही उत्तराधिकारी घोषित कर देता था। वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसेना शक्ति के लिए हेतु प्रसिद्ध था वो था चोल, ठीक है, जिसमें राजेंद्र चोल काफ़ी नाम है राजेंद्र चोल का, ठीक है। तो ये ऐसा था कि अपनी नौसेना यानी कि नेवी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था। चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील यानी आर्टिफिशियल लेक बनवाने का श्रेय दिया जाता है राजेंद्र को। यानी कि राजेंद्र ने आर्टिफिशियल लेक यानी आर्टिफिशियल झील का निर्माण करवाया था। और ठीक है, चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था, चोलों का राज था कोरोमंडल तट पर और दक्कन के कुछ भागों पर फैला था। चोल शासकों के शासनकाल में बारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था टोट्टावारियम। जो बारियम उद्यान प्रशासन का कार्य कौन देखता था, चोल शासकों के शासनकाल में, तो वो था टोट्टावारियम। चालुक्य की राजधानी देखते हैं, चालुक्य की राजधानी है बातापी, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। चोल राजाओं के स्नाननगर में भोजनालय का प्रबंधक देखते थे, स्त्री और पुरुष दोनों लोग मिलकर। चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय हासिल की थी, तथा राजाराम प्रथम है। ठीक है, चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पे विजय प्राप्त की थी, ठीक है, वो था राजाराम प्रथम है। चोल साम्राज्य की अंततः समाप्त किया गया था मलिक काफूर के द्वारा। जो मलिक काफूर आपने नाम देखा होगा, पद्मावत जिसकी मूवी बनी थी, वही और पद्मावत में जो मलिक काफूर था, ठीक है, उसी के बारे में बात की गई है कि जो चोल साम्राज्य का अंततः समाप्त किया था मलिक काफूर ने। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी, सिंगल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, वो था कुलोत्तुंग फर्स्ट। ये चोल राजा था जिसने श्रीलंका को स्वतंत्र कर दिया और सिंगल राजकुमारी के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, ये थे कुलोत्तुंग फर्स्ट।
72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? वो था कोलोतो फर्स्ट। ठीक है। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम युद्ध चोल एवं राष्ट्रकूटों के बीच हुआ था। ये सब यूपीएससी के प्री के क्वेश्चन है, इनमें से ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आप याद ना करो और इनसे रिलेटिव आप चीज़ें मन में ना रखो। ठीक है। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तो तक्कोलम का युद्ध चोल और राष्ट्रकूटों के बीच हुआ था। ठीक है। अगर आप ये चैनल देख रहे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वह चीनी यात्री है जिसने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है। वह चीनी यात्री जिसने चालुक्य के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है वो थे हेनसांग। किस वंश द्वारा प्राय महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए? तो वो तो चालुक्य। ठीक है। चालुक्य के शासनकाल में महिलाओं के प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए गए थे। ठीक है। मत्तविलास प्रहसन, काफ़ी नाम सुना है। मत्तविलास प्रहसन कौन थे? के लेखक कौन थे? महेंद्र वर्मन। मत्तविलास प्रहसन। ठीक है। 30 शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था। जो वारंगल प्रसिद्ध था, वारंगल का युद्ध भी हुआ है तो वो भी प्रसिद्ध था, लेकिन 30वीं शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था लोहे के यंत्रों और उपकरणों हेतु। ठीक है। संस्कृत के कवि नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है पुलकेशन द्वितीय के एहोल अभिलेख में। संस्कृत के जो कवि हैं और नाटककार हैं कालिदास, उनका अभिलेख किस में हुआ है? तो उनका अभिलेख हुआ है पुलकेशन द्वितीय के एहोल अभिलेख में। एक चालुक्य अभिलेख की तिथि अंकन में शक संवत वर्ष 556 दिया हुआ है। इसका तुल्य वर्ष तो 634 है। प्रसिद्ध संस्कृत लेखक दंडिन किसकी सभा को अलंकृत करते हैं? प्रसिद्ध संस्कृत लेखक दंडिन किसकी सभा को अलंकृत करते हैं? वो अलंकृत करते हैं पल्लव को। वह पल्लव राजा जिसकी उपाधि राज सिंह थी। वह पल्लव राजा जिसकी उपाधि राज सिंह थी वो थे नरसिंहदेव प्रथम है, मतलब नरसिंहदेव द्वितीय है। वह पल्लव राजा जिसकी राज सिंह की उपाधि जिसको मिली है वो पल्लव राजा का नाम है नरसिंह वर्मन द्वितीय है। अब फिर से ये सुमेरे थे, इन सबको देखना है। ठीक है। धनंजय। ठीक है। धनंजय कुशतलपुर, नीलराज, अवमुक्त, उग्रसेन, पालक्का, विष्णुगोप्पा, कांची, ये सभी सही सुमेलित हैं और उनको याद रखना है क्योंकि हमको देखो ये पहली बार नाम सुन रहे हो ये आप, क्योंकि ये देखो ये दक्षिण भारत के नाम है और दक्षिण भारत के समुद्र के समकालीन ऐसे नरेश थे जो दक्षिण भारत में इस तरह के नरेश हुआ करते। धनंजय, नीलराज, उग्रसेन, विष्णुगोप्पा। ठीक है। तो धनंजय का राज्य क्या था? कुशतलपुर। नीलराज का था अवमुक्त और उग्रसेन का था पालक्का और विष्णुगोपाल का था कांची। ठीक है। अब देखो फिर से पल्लव को कांची, पांड्य को मदुरा और यादव को देवगिरी, काकतीय को वारंगल। अभी मैंने बोला था ना वारंगल का युद्ध। ठीक है। अब जो वारंगल की जिसकी राजधानी थी, ठीक है, वो उस पर किसका राजवंश चल रहा था? काकतीय का। अब गुप्त काल लेते हैं, गुप्ता पीरियड। वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है। वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे चंद्रगुप्त प्रथम ने। देखो चंद्रगुप्त प्रथम द्वितीय इन सब में आप कन्फ्यूज मत होना। ठीक है। ये चंद्रगुप्त प्रथम भी हैं एक और चंद्रगुप्त द्वितीय भी हैं। ठीक है। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो सबसे ज़्यादा गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम सिक्के चलाए। ठीक है। तो वो थे चंद्रगुप्त प्रथम। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त कहा जाता है। शक विजेता चंद्रगुप्त द्वितीय कहा जाता है। वे गुप्त शासक जिन्होंने हुड़ों पर विजय प्राप्त की स्कंदगुप्त, यानी हुड़ों पर विजय प्राप्त करने वाले कौन थे? स्कंदगुप्त थे। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था दीनार। ठीक है। जो अरबी ये सब शायद है, जो ईरान इन सब में बोला जाता है दीनार। ठीक है। गुप्त अभिलेख में दीनार जिसका वाचक हुआ है कांस्य सिक्का। ठीक है। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखित साक्ष्य प्राप्त हुआ है एरण्य में सती प्रथा का प्रथम अभिलेखित साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है। 437 से 38 ईस्वी के मंदसौर अभिलेख में किस श्रेणी द्वारा एक भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण उल्लेखित है? तो है रेशम बुनकरों का। ठीक है। तो 437 से 38 ईस्वी में मंदसौर अभिलेख में, ठीक है, मंदसौर अभिलेख है, उसमें किस श्रेणी द्वारा एक भव्य सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है? तो वो मिलता है रेशम बुनकरों का। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है गुप्त काल से। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा, ठीक है,
ये जो सारनाथ की भूमि है उसमें भगवान बुद्ध की जो स्पर्श मुद्रा है, ठीक है, वो प्रतिमा कालांकित है गुप्त काल से। ठीक है, प्राचीन काल में वह वंश जिसके शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है वो है गुप्त, यानी गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। वह राज्य जो हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था वो था गुप्त, और इसीलिए स्कंदगुप्त ने हुणों पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, भाग और बलि थी ये राजसूत के थे, कर थे भाग और बलि टैक्स। अधोलिखित में गुप्त काल स्वर्ण मुद्रा है दीनार। भारतीय दर्शन की प्राथमिक शाखा है सांख्य। कर्म का सिद्धांत दिया है मीमांसा ने, योग का दिया है पतंजलि, न्याय का दिया है गौतम ने। ठीक है, भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों के वेदिक लक्षण है, वेदों की प्रमाणिकता में आस्था। कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया है शंकरदेव ने। कामरूप में वैष्णव देव को लोकप्रिय बनाया है किसने? शंकरदेव ने। बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं भास्कर। बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं भास्कर। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नामक का नायक था अग्निमित्र। जो मालविकाग्निमित्रम भैया लवर स्टोरी है, ठीक है, तो कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नामक का नायक था अग्निमित्रम। कायस्थ जाति का सर्वप्रथम उल्लेख किया है याज्ञवल्क्य ने। दास मुक्त के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम किया था नारद ने। पुंडवर्धन भक्ति अवस्थित थी उत्तर बंगाल के। गुप्त काल के उत्तर भारतीय व्यापार संचालित होता था ताम्रलिपि बंदरगाह से। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख संदर्भ प्राप्त हुआ एरन में। कुमार गुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख में श्रेणी का उल्लेख मिलता है रेशम बुनकरों का। चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रमुख गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय। चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रमुख शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर किसका अभिलेख मिलता है? समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर जहांगीर का अभिलेख मिलता है, यानी कि जो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर किसका अभिलेख मिलता है? जहांगीर का। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर से पूछ रहे हो, अगर आप इसको देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। गुप्तोत्तर काल यानी कि पास्ट गुप्ता पीरियड देखते हैं। सम्राट हर्षवर्धन ने जिस स्थान पर राजधानी स्थापित की थी वह थी कन्नौज। ठीक है, सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया है, कन्नौज एवं प्रयाग, दो जगह। हर्षवर्धन को पहले किसने किया था? पुलकेशिन द्वितीय ना। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी कन्नौज। वह शासक जिसके 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था वो था प्रवर्तन प्रथम ने। प्रवर्तन प्रथम ने 4 बार अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है गुजरात में। 6वीं और 7वीं शताब्दी में एक मौर्य वंश कहाँ शासन कर रहा था? वो था लाट। कदम्बों की राजधानी बनवासी स्थित थी गोवा। कदम्बों की राजधानी बनवासी स्थित थी गोवा। प्रतिहार अभिलेखों में संदर्भित सिक्कों का नाम है द्रम। ठीक है, जो प्रतिहार अभिलेखों में संदर्भित सिक्कों का नाम था द्रम। प्राचीन भारत में स्थापत्य कला, वह राजवंश जिसने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए हैं चंदेल। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण शासक वंश के संबंध है राष्ट्रकूट, यानी कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है, ठीक है, इसके साथ के शासक के संबंध में राष्ट्रकूट के। और वह राजवंश जिसने भारत के प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर दिए हैं वे हैं चंदेल, यानी खजुराहो मंदिर किसी देन है? चंदेलों की। और एलोरा में कैलाश मंदिर के शासक किसकी देन? राष्ट्रकूटों के। एलोरा की गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं हिंदू, बैंधु, बौद्ध, जैन। पूछा जाता है कि एलोरा की गुफा में किस धर्म का वर्णन नहीं है? ना भी ईसाई धर्म का वर्णन है, ना मुस्लिम धर्म का वर्णन है, यहाँ पे हिंदू, बौद्ध, जैन, ठीक है, इन 3 लोगों का वर्णन है। अजंता तथा एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र में। मीनाक्षी मंदिर है मदुराई। महाबलीपुरम पर का सप्तरथ मंदिर बनवाया जाता है नरसिंहवर्मन में। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था पल्लवों ने। हीनयान अवस्था का ब्लास्तम एवं सर्वाधिक विकसित चैत्य ग्रह स्थित काल है। 100 अधिक बौद्ध गुफाएं वह केंद्र है कान्हेरी, यानी कि इसमें 100 से ज़्यादा गुफाएं हैं। ठीक है, वह शैलकृत गुफा जिसमें 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है कन्हेरी। सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था धर्मपाल ने। सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था धर्मपाल ने। गंधार कला शैली का एक संश्लेषण है भारतीय तथा यूनानी कला का। सांची के महास्तूप के कारण के 4 तोड़ों में किस एक का निर्माण सर्वप्रथम हुआ है? दक्षिणी। सोनगिरी जहां 108 जैन मंदिर बने हुए हैं स्थित है दतिया। सोनगिर जहां 108 जैन मंदिर बने हुए हैं, ठीक है, सोनगिरी एक ऐसा स्थान है जहां पर 108 जैन मंदिर बने हुए हैं, वह है स्थान दतिया। दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पे है? राजस्थान में, ठीक है, दिलवाड़ा राजस्थान में है और वहाँ पे जैन मंदिर बने हुए हैं। उड़ीसा का कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजा नरसिंहदेव प्रथम ने। द्रविड़ शैली के मंदिर में गोपुरम से तात्पर्य है
तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। गोपुरम से तात्पर्य है तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। ठीक है, अब आते हैं भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है? नागर। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है? नागर। गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है, एलिफेंटा। ठीक है, एलिफेंटा में त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है, एलिफेंटा गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर, जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, किसका कहाँ स्थित है? कांची में। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर स्थित है कंबोडिया में। ठीक है, अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ पे स्थित है? कंबोडिया में। दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथ, जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहा जाता है, कहाँ? तिरुमल्ला पहाड़ी में। एलिफेंटा की प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिर का श्रेय जाता है पल्लवों को। चित्तौड़ की कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था शासनकाल में राणा कुंभा। शहर का स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है कैलाश मंदिर, एलोरा। वह मंदिर जिसके परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है, बृहस्पतिश्वर मंदिर है। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर बनवाया गया था पल्लवों ने। वह स्थान जहाँ राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है, औरंगाबाद महाराज। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, स्थित है दतिया। खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया था चंदेलों ने। कोडार मंदिर संबंधित सूर्य से द्रविड़ शैली में बना हुआ शिखर है, ग्वालियर का तेली मंदिर। स्तूप है सांची का, चित्रकार है बाघ और कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति मथुरा में। कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति कहाँ पर है? स्थित है मथुरा में। दशावतार मंदिर है देवगढ़। ठीक है, स्तूप सांची, चित्रकारी बाघ, कनिष्क की सिरविहीन मंदिर मथुरा और दशावतार मंदिर देवगढ़। ठीक है, अब आते हैं प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। संस्कृत में अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक हैं पाणिनि। कालिदास की वह रचना जिसमें भगवान कार्तिकेय के जन्म का वर्णन मिलता है, कुमार संभव। वह बंदरगाह जिसको पोडुका नाम से द पेरिपल्स ऑफ द इरेथ्रियन सी, ठीक है, इरेथ्रियन सी के लेखक हैं आरिकामेडु। तमिल रामायण या रामावतारम के लेखक थे कंबन। गुप्त काल में आयुर्विज्ञान विषय की रचना है सुश्रुत। ठीक है, मुद्रा राक्षस के लेखक है विशाखा दत्त कुमार चरित्र के रचनाकार हैं दांडे। द रूट्स ऑफ द एंशियंट इंडिया के लेखक हैं W.A. फेयर संदेश। कल्याण की राजतरंगिणी को आगे बढ़ाया था जोनराज एवं श्रीवर ने। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे मनु। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? जय संहिता में। महान जैन विद्वान हेमचंद किसकी सभा को अलंकृत करते थे? कुमारपाल को। भोजशाला मंदिर के अष्टधात्री देवी हैं भगवती सरस्वती। ठीक है, मध्यकालीन भारत के यशस्वी विधिवेत्ता थे विज्ञानेश्वर। मध्यकालीन विद्वान लेखकों जो जैन धर्मों के अनुयायी थे हेमचंद सूरी। गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव और काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है भोज ने। काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक किसने लिखी है? भोज ने। वह भारतीय गणतंत्र जिसने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी आर्यभट्ट ने। गौड़ बहुओं के रचयिता थे वाक्पति और विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था भ्रांत क्षत्रिय, यानी कि फॉलेन क्षत्रिय। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था फॉलेन क्षत्रियाज। प्राचीन भारतीय विचारकों में से किसने विधि व्यवस्था की सर्वाधिक व्यवस्थित रूप से व्याख्या की है? मनु ने। मानसोल्लास शीर्षक ग्रंथ की रचना की थी सोमेश्वर तृतीय ने। मानसोल्लास। अब आते हैं पूर्व मध्यकालीन 800 से 1200 ईसा तक, यानी कि प्री मेडिवल पीरियड। राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे रहते थे पाल, प्रत्यार और राष्ट्रकूट। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक धर्मपाल गोविंद चंद्र गहड़वाल की रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार बनवाया था सारनाथ में। हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था दत्तदुर्ग ने। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है वैष्णव। द्वार समुद्र राजवंश की राजधानी थी होयसर। पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। कदम राजाओं की राजधानी है बनवासी। और समकालीन समाज के पाखंड एवं भ्रष्ट आचरण को उद्घाटित करने के लिए अनेक ग्रंथों के लेखक थे क्षेमेंद्र। वह चंदेल राजा जिसका एक अन्य नाम लक्ष्मण बर्मन था, यशो बर्मन। एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त हुआ लक्ष्मण सेन को। वह चंदेल शासक जो मोहम्मद गजनवी से पराजित नहीं हुआ, वो था विद्याधर। जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम था बुंदेलखंड का, जेजाक भुक्ति।
कलिंग नरेश खारवे संबंधित थे चेरी वंश से। अब मिसलेनियस क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन श्वेतांबर जैन मंदिर स्थित है पालीतान गुजरात में। विदेशी व्यापार से संबंधित संस्था है नाना देशी नगरम। उछाल अरोड़ी प्रसिद्ध दार्शनिक थे कुरु पांचाल के। उछाल अरोड़ी आरोड़। बीज गणित के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया भास्कर ने। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान था प्रतिष्ठानपुर। जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। यह निम्न में से किस ग्रंथ में लिखा है? महाभारत में। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर दिया था उपज का छठवां भाग। ठीक है, हिंदू विधि द्वारा मान्य कर दिया गया था उपज का छठवां भाग। यानी भारतीय प्राचीन में सिंचाई टैक्स को कहते थे विदग भागम। वैदिक ग्रंथों में भाष्यकार सायण को आश्रय प्राप्त हुआ था बेनगर राजाओं का। बेसनगर अवलेख के हेलियोडोरस निवासी था तक्षशिला का। हेलियोडोरस सबर बेलगोला में गोमेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित करवाई थी चामुंड राय ने। चोलों की राजधानी है तंजौर। एम्फोर जार होता है एक लंबा एवं दोनों तरफ हत्तेदार जार। विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ था 57 ईसा पूर्व। खसरा नामक दस्तावेज से आशय है राजस्व संबंधी एक दस्तावेज। खसरा नामक दस्तावेज से आशय है राजस्व संबंधी एक दस्तावेज। ठीक है, इसके बाद मेडिवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत इतिहास के बारे में देखेंगे। अब आते हैं मध्यकालीन इतिहास। मोहम्मद बिन कासिम अरबों का आक्रमण एवं सिंध विजय देखते हैं। इन्वेशन ऑफ अरबियंस एंड सिंध। मोहम्मद बिन कासिम था अरब का था और मोहम्मद गजनवी की दरबारी इतिहासकार थे उत्तवी। मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उत्तवी। सोमनाथ पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय चालुक्य सोलंकी वंशकार गुजरात में शासक था भीम। जो मोहम्मद गजनवी ने के समय आक्रमण के समय चालुक्य यानी सोलंकी वंशकार गुजरात में शासक कौन था? जिसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था और इसकी रक्षा करने से जो भीम थे राजा उनसे इनके टकराव हुआ था और भीम पराजित हुए थे। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुबुद्दीन ऐबक को एक गुलाम वंश का संस्थापक बोला जाता है। एक घटना एक परिणाम रहित विजय कथन किस आधुनिक इतिहासकार ने अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में बताइए? लेनपुर ने मिला एक घटना एक परिणाम रहित विजय। गजनी राजवंश के संस्थापक था अल्पतगीन। जो अल्पतगीन था वो गजनी राजवंश का संस्थापक था। ठीक है, किसका संस्थापक था? अल्पतगीन। अब मोहम्मद गौरी का आक्रमण एवं दिल्ली सल्तनत की स्थापना देखेंगे। इन्वेशन ऑफ मोहम्मद गौरी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सुल्तान। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर करें। मध्य एशिया के वह शासक जिसने 1192 में उत्तर भारत को जीता। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी 1192 में उत्तर भारत को जीत लिया था। मध्य एशिया का वह शासक था। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई उत्तरायण का द्वितीय युद्ध। ठीक है, उत्तरायण का द्वितीय युद्ध में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। वह शासक जो पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है उसे कहते हैं पृथ्वीराज तृतीय। अड़ोराज तृतीय। भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त होता है? पृथ्वीराज। यानी भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य पृथ्वीराज के लिए प्रयुक्त होता है पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, मोहम्मद गौरी का वह दास जिसने बंगाल एवं बिहार में विजय प्राप्त की बोलते हैं बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी कौन था? मोहम्मद गौरी का एक दास था जिसने बंगाल और बिहार में विजय प्राप्त की थी। किसके सिक्कों पर बगदाद का अंतिम खलीफा के नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था? अलाउद्दीन महसूद शाह के। ठीक है, इसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था अलाउद्दीन मसूद शाह को। भारतीय इतिहास में सल्तनत काल के नाम से जाने जाने वाला कौन है? भारतीय इतिहास में सल्तनत काल के नाम से जाने जाने वाला काल 1206 से लेकर 1526 तक। इस काल को सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है। इसमें ही आते हैं 5-6 काल आते हैं। ठीक है, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया वो था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी था जिसको जो युद्ध दिल्ली का यह सुल्तान था और ये युद्ध में लड़ते हुए मारा गया था। गुलाम वंश देखते हैं स्लेव डायनेस्टी। इल्तुतमिश एवं उसके उत्तराधिकारी। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा किसके काल में आया था? इल्तुतमिश। मंगोल आक्रमणकारी था चंगेज खान जो मंगोल का आक्रमणकारी था और भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा
ठीक है, किसके काल में आया था? इल्तुतमिश। गुलाम का गुलाम कहा जाता है इल्तुतमिश को, और ये इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है, इसीलिए इसको गुलाम का गुलाम कहा जाता है। बाद के मध्यकालीन शासक जिसने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी, एकता व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी? इल्तुतमिश ने। बलबन में उसके उत्तराधिकारी देखते हैं। दिल्ली का वह प्रथम शासन जिसके दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन प्रारंभ हुआ था वो था बलबन। ठीक है, यह दिल्ली का वह प्रथम शासन जिसके दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का भी प्रचलन प्रारंभ हो गया था वो था बलबन। रक्त और लोहा की नीति थी बलबन की। बलबन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर था तुगरिल खां। ठीक है, ये बलबन के शासनकाल में इसने विद्रोह किया था। किसने किया था? तुगरिल खां ने। वह सुल्तान जिसने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेखों में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है वो है बलबन। वह सुल्तान जिसने पूरा एक वर्ष मेयो के दमन और दिल्ली के निकटवर्ती जंगल कटवाने में समर्पित कर दी वो था बलबन। वह मध्यकालीन शासक जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की वो था अलाउद्दीन खिलजी, यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी। दिल्ली में वह सुल्तान जिसने उत्पादन या उपज का 50% भू राजस्व के रूप में वसूला था वो था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। 1303 के काकतीय शासकों की सेना ने किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया था वो था अलाउद्दीन खिलजी। काकतीय शासकों की सेना ने किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया था वो था अलाउद्दीन खिलजी। वारंगल भाई जो मलिक काफूर वाला। घड़ी और ग्रहकार लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। घड़ी अथवा ग्रहकार लगाने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। 1303 ईस्वी में सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोल के बीच सीमा थी वो थी सिंधु। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में वह स्थान जिसे पूर्व का सिराज कहा जाता है जौनपुर को। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में वह स्थान कौन सा है जिसमें पूर्व का सिराज कहा जाता है वो था जौनपुर। अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में से तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना था गाजी मलिक। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में से तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना था गाजी मलिक। ठीक है, क्वेश्चन फिर से देख लो। अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्ष थे। उन सेनाध्यक्षों में से एक था जो तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना था। उस प्रथम सुल्तान का नाम था गाजी मलिक। खिलजी वंश देखते हैं। ठीक है, वह मध्यकालीन शासक जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। वह दिल्ली का वह सुल्तान जिसने उपज का 50% हिस्सा लिया था राजस्व में। अलाउद्दीन खिलजी 1303 के काकतीय शासकों की सेना ने वारंगल में परास्त किया अलाउद्दीन खिलजी की सेना को। 1303 ईस्वी में सन में अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा युद्ध सिंधु में सरकी सुल्तानों के शासनकाल में पूर्व में सिराज कहा जाता जौनपुर को। अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में से गाजी मलिक तुगलक का सबसे बना था। घड़ी अथवा ग्रहकार लगाने वाला दिल्ली का प्रथम शासक था अलाउद्दीन खिलजी। और तुगलक वंश देखते हैं। जिस व्यक्ति ने होनू दिल्ली दूरस्थ, अभी दिल्ली दूर है, हुए थे निजामुद्दीन औलिया। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया था दौलताबाद। मूल देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था मूल देश के यात्री इब्न बतूता। इतिहासकार बदायूनी, ठीक है, इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, इनको ही पागल राजा और भी बहुत कुछ कहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक को। वह राजवंश जिसके अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ था तुगलक। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्राएं टोकन करेंसी का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, टोकन करेंसी यानी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? सर्वप्रथम मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीर्घ अवधि तक शासन करने वाला सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली की वह सुल्तान जिसने अलाई अमीरों को ख्वाजा दास व शहदास माना था मोहम्मद बिन तुगलक। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक रोजगार कार्यालय, एक दीवान खैरात तथा दारुल सफ़ा की स्थापना की थी वो था फिरोज शाह तुगलक। इसने एक रोजगार कार्यालय की स्थापना की, दीवान खैरात की और दारुल सफ़ा की।
कर लगाया जाता था सिंचाई को, सर्व कर सिंचाई को लगाया जाता था। दिल्ली को सुल्तान जिसने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की जिससे दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके, तथा फिरोज तुगलक। जौनपुर शहर की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने, जौनपुर शहर की स्थापना की थी, ठीक है। तो जौनपुर शहर की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। और पूरब का सिराज किसे बोला जाता है? जौनपुर को। दिल्ली के ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला पहला सुल्तान था फिरोज तुगलक। दिल्ली पर जजिया, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था इसने। जजिया कर बोला जाता है जो धार्मिक धर्म पर लगाया जाता है, मंदिर में किसी में जाकर धर्म पर लगाया जाने वाला कर जजिया कर कहलाता था। अब आगे देखते हैं। टोपरा तथा मेरठ में से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली लाए गए। ये कौन लाया था? फिरोज तुगलक। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली से लाए गए थे फिरोज तुगलक के। बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली में रोजगार कार्यालय की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। तैमूर ने किसके काल में भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा? वो थे नासिरुद्दीन महमूद। तैमूर ने किसके काल में भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा? किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया था? वो थे तुगलक वंश ने, ठीक है। तुगलक वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया था। सैयद एवं लोधी वंश देखते हैं, ठीक है। गुलरुखी उपनाम से किसने कविताओं की रचना की? वो था सिकंदर लोधी। गुलरुखी वह मध्यकालीन शासक जिसने उद्घोषित किया था कि राजत्व की ही बंधुत्व है और बंधुत्व ही राजत्व है। वह मध्यकालीन शासक जिसने उद्घोषित किया था कि राजत्व ही बंधुत्व है, बंधुत्व ही राजत्व है, बहलोल लोधी। जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी वो थे सिकंदर लोधी, ठीक है। सिकंदर लोधी के समय में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी। सल्तनत कालीन स्थापत्य एवं आर्ट एवं आर्टिकल्चर्स इन सल्तनत पीरियड। कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया है गयासुद्दीन तुगलक का। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित हुआ था वो था बलबन का मकबरा। बलबन था जिसको बोलते थे, ठीक है। इस ज़्यादातर जो भी इसके विरुद्ध आवाज़ उठाता था उसको मार देते थे। दिल्ली की कुतुब उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद्ध लौह स्तंभ के स्मृति में है, चंद्र की स्मृति में है लौह स्तंभ दिल्ली के कुतुब उल इस्लाम। भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ था सल्तनत के सुल्तानों द्वारा। भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ था सल्तनत के सुल्तानों द्वारा। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था राणा कुंभा ने। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? राणा कुंभा ने कराया था। सल्तनत कालीन साहित्य एवं साहित्यकार देखते हैं। अमीर खुसरो दरबारी कविता अलाउद्दीन खिलजी का। तूते हिंदी एवं खुसरो का जन्म हुआ था पटियाली में। अमीर खुसरो ने किसके साथ विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? बोलते खड़ी बोली। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखा था फिरोज तुगलक ने। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था विस्तृत विवरण दिया है इब्न बतूता ने डाक व्यवस्था का। महाभारत का तेलुगु संस्करण लिखा है नन्ननय ने। नाम भी तो अजीब है, नन्ननय, लेकिन याद रखना पड़ेगा। मुल्ला दाऊद चंद्रयान, दामोदर कवि पद्मावती कथा, सोमनाथ राग विबोध, अमीर खुसरो असिका, ठीक है। मुल्ला दाऊद चंदायन, दामोदर कवि पद्मावती, सोमनाथ राग विबोध, अमीर खुसरो असिका। तबकात ए नासरी है मिनहाज उस सिराज जानी, तारीख फिरोज शाही है शम्स ए सिराज अफीम। तुगलक नामा है अमीर खुसरो, हुमायूं नामा है गुलबदन बेगम। यूपीपीसीएस 2019 में आया, इसको आप ऐसे नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तबकात ए नासरी है मिनहाज उस सिराज जानी और तारीख ए फिरोज शाही है शम्स ए सिराज अफीम। तुगलक नामा है अमीर खुसरो और हुमायूं नामा है गुलबदन बेगम। इसको भी एक बार फिर से देख लो। अमीर खुसरो अशिका, सोमनाथ रागबोध, दामोदर कवि पद्मावत और मुल्ला दाऊद है चंदायन, ठीक है। यूपीपीसीएस पे 2 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, आप ऐसे नहीं छोड़ सकते। फिर से देख लो। मुल्ला दाऊद चंदायन, दामोदर कवि पद्मावत कथा, सोमनाथ राग विबोध और अमीर खुसरो अशिका। विजयनगर, बहमनी और अन्य प्रांतीय राजवंश देखेंगे।
बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी 1347 में। दक्षिण बहमनी राज्य के संस्थापक थे हसन गंगू और कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज थे 8 तेलुगु कवि। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज जिनको बोला जाता था वो थे 8 तेलुगु कवि। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 13 जनवरी सन 1565 में। तालीकोटा का युद्ध। अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था देवराय थर्ड सेकंड के राज्यकाल में। अब्दुल रज्जाक विजयनगर साम्राज्य के तमिल क्षेत्र में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी कोट्टम। प्राग मुगल काल में वह स्थान जिसे भारत का सिराज कहा जाता है जौनपुर। हिंदी खड़ी बोली के जनक रहे अमीर खुसरो। किस विजयनगर के शासक ने बिल्लौर में पुर्तगालियों को गिरजाधर निर्माण करने की अनुमति दी थी? वो थे बेकेंट सेकंड ने। अपनी मधुरा विजय काव्य में अपनी पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री हैं गंगा देवी। ठीक है, गंगा देवी ने मधुरा विजय काव्य में अपनी पति की विजय अभियानों का वर्णन किया है। ठीक है, गंगा देवी। भक्ति एवं सूफी संत थे, सूफी आंदोलन थे। वह योग जो नामपंथी द्वारा अपनाया गया था, वह योग जो नाथपंथियों द्वारा अपनाया गया था और जिसकी क्रियाओं को सूफी संतों ने अपनाया, वो है हठ योग। सूफी संतों में अजमेर को किसने घर बनाया था? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो सूफी संत के अनुगामी थे, वो थे शेख निजामुद्दीन औलिया। तो शेख निजामुद्दीन औलिया प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो सूफी संत के अनुगामी थे। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे ख्वाजा उस्मान हारून के। जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? वो थे ख्वाजा उस्मान हारून। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य शेख निजामुद्दीन औलिया थे बाबा फरीद के। संत सूफी संत महबूब इलाही कहलाता था शेख निजामुद्दीन औलिया को। वह सूफी संत जिसके विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित कर दिया गया था, वो था फरीदुद्दीन गंज ए सकर। शेखुल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी शेख सलीम चिश्ती को। शेखुल हिंद सूफीवाद के सिलसिलों में संगीत के विरुद्ध था नक्शबंदी संप्रदाय। सूफियों में कृष्ण को औलिया के रूप में मानता है शाह मोहम्मद गौस को। कबीर शिष्य थे रामनाथ के। मीराबाई समकालीन थे चैतन्य महाप्रभु की। किस भक्ति संत के शिष्यों के प्रयास से वृंदावन एक तीर्थ स्थल हो गया था? चैतन्य। गुरु नानक का जन्म स्थल है तलवंडी ननकाना। हुजूर साहब का गुरुद्वारा किसकी याद में बनाया गया था? गुरु गोबिंद सिंह ने। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जात ना पूछे, यह कथन था रामानंद का। पुष्ट मार्ग के दर्शन का प्रारंभ हुआ था बल्लवाचार्य द्वारा। सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव संबंधित थे वैष्णव संप्रदाय के। बारकरी संप्रदाय का संत था नामदेव। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया था अलवार संतों ने। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ है 15वीं से 16वीं शताब्दी में। ठीक है, इस्लाम से प्रभावित होकर भक्ति आंदोलन के नायक थे नामदेव। मलुक दास एक संत कवि थे कड़ा। मलुक दास एक संत कवि थे कड़ा। सल्तनत काल विविधाएं सल्तनत पीरियड मिसलिनियस देखते हैं। बास्केटो में भारत आया था 1498 में। संगीत तबला का प्रचलन कराई किया था अमीर खुसरो ने। चंगेज खान का मूल नाम था तैमुचिन और बाद का पोलो खेलों पर का प्रचलन किया था तुर्कों ने। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। सल्तनत काल में अधिकांश अमीर खुसरो अमीर और सुल्तान किस वर्ग से थे? तुर्क से। सल्तनत काल में भूमि को नापने के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता था मसहार। सल्तनत काल में सैन्य विभाग के अध्यक्ष कहा जाता था हारिजे मुमालिक। हारिजे मुमालिक। ठीक है। बाबर का आक्रमण एवं मुगल वंश की स्थापना। बाबर का आक्रमण एवं मुगल वंश की स्थापना वह युद्ध जिसमें एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का प्रयोग किया गया था, पानीपत का प्रथम युद्ध था। बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी काबुल में। मेवाड़ के जिस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था वह था राणा सांगा। 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को बाबर ने हराया था। बाबर को सरे पुल के युद्ध में पराजित किया था सैवानी खां द्वारा। सरे पुल के युद्ध में पराजित किया था बाबर को सैवानी खां द्वारा। ठीक है। अभी तक तो हमने बहुत सारी चीज़ों में देखा है कि बाबर से जीता है, लेकिन यहाँ पर हारा भी है सैवानी खां के द्वारा सरे पुल के युद्ध में। ये चीज़ याद रखना। वैसे बाकी चीज़ों भी याद रखना कि राणा खानवा के युद्ध में 1527 में राणा सांगा हारा था
और पानीपत का प्रथम युद्ध था जिस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का प्रयोग किया था और प्रथम बार तोपों का प्रयोग करने वाला बाबर ही था। ठीक है। हुमायूं एवं शेरशाह के बारे में देखते हैं। शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपया की विनिमय दर थी 64:1, यानी तांबे का दाम और चांदी का रुपये। मध्यकालीन भारतीय शासक जिसने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी वो थे शेरशाह। शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी कालिंजर में। मध्ययुगीन शासकों में उच्च शिक्षित शासक था शेरशाह। मात्र एक मुट्ठी माजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक के संबंध करेंगे? शेरशाह। दिल्ली में पुराने किला का भवनों का निर्माण कराया था शेरशाह ने। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किसने कराया था? शेरशाह ने। अब अकबर के बारे में देखते हैं। अकबर के पूर्व तानसेन का संरक्षण दिया था भट्टा का राजा रामचंद्र सिंह ने। अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था भाटा का राजा रामचंद्र सिंह ने। वह व्यवस्था जो राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी और जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था वो था मनसबदारी व्यवस्था। वो अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे तानसेन और हरिदास। भारत में मनसबदारी व्यवस्था प्रारंभ की थी अकबर ने। ठीक है। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी मनसबदारी। दीन इलाही को धर्म कहने वाला इतिहासकार था अब्दुल कादिर बदायूनी। दीन इलाही राम सीता की आकृति और रामसई देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए गए वो हैं अकबर ने। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति है मुजफ्फर खां तुर्बाती। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य जिनको अकबर ने सम्मानित किया था वो थे हरविजय सूरी। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य जिनको अकबर ने सम्मानित किया था वो थे हरविजय सूरी। आदम खां के द्वारा मारा गया था अकबर। आदम खां के द्वारा मारा गया था अकबर। ठीक है। अकबर को आदम खां ने मारा था। वह बादशाह जिसे एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता है अकबर। प्रबुद्ध निरंकुश इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम के समकालीन भारतीय राजा था अकबर। अकबर के राज्यकाल में दक्षिण में वह प्रांत जो मुगल राज्य का भाग नहीं था वो था गोलकुंडा। राजपूताना का वह राज्य जिसके शासन ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी मेवाड़। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किए थे वो थे कचबाहों पर। अकबर के शासनकाल में दक्कन में भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था जब्त। जहांगीर एवं शाहजहां देखते हैं। जहांगीर ने जिसे नादिर उज जमा की पदवी प्रदान की थी वह था अब्दुल हसन को। नादिर उज जमा वह शासक जिसने एक सिख गुरु का सरकलम करवाया था वो था जहांगीर। जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था खुर्रम महाबत खां और खुसरो ने। ठीक है। खुर्रम महाबत खां और खुसरो ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश काल में जेम्स प्रथम का राजदूत था विलियम हॉकिंस। ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस लो भारत आया था शासनकाल में जहांगीर के। जहांगीर ने थॉमस लो को कहाँ मिलने पर का अवसर दिया था? अजमेर। वह किला जिसको जहांगीर ने संरक्षण दिया था वो था चित्रकला। मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि दी थी विलियम हॉकिंस को। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू का प्रयोग पर निषेध लगाया था वो था जहांगीर। मुगलों के एवं मेवाड़ों के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुए जहांगीर। वह सिख गुरु जिसने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी गुरु अर्जुन देव। और गुरु अर्जुन देव को ही इन्होंने मरवा दिया था, सरकलम करवा दिया था जहांगीर ने, क्योंकि इन्होंने खुसरो को सहायता दी थी, संरक्षण प्रदान किया था। नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था जहांगीर। नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था जहांगीर। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया था वह था फ्रांसिस्को पेलसर्ट। वह विदेशी यात्री जिसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी वो था फ्रांसिस्को पेलसर्ट। ठीक है। और मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था वर्नियर। बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध हीरा यानी कोहिनूर भेंट कराया था मीर जुमला द्वारा। बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध कोहिनूर भेंट किया था मीर जुमाल ने, यानी मीर जुमाल ने शाहजहां को कोहिनूर भेंट किया और शाहजहां उसके बाद ये कोहिनूर किस शाहजहां ने या जहांगीर ने किसी और को दे दिया था। किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? दारा सिकोह को शाह बुलंद इकबाल। बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? वो थे कविंद्राचार्य। वह सम्राट जिसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की वो थे शाहजहां।
औरंगजेब देखते हैं। जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। तरक सिखों को जिस स्थान पर दफनाया गया था वह था दिल्ली। मुगल सेना ने सबसे अधिक राजपूत एवं मराठा सेनापतियों को रखा था औरंगजेब ने। शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर था औरंगजेब। अपने विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए किस हिंदू को अंग्रेजों ने ढूंढ निकाला? ठीक है, ईश्वरदास नागर। ईश्वरदास नागर था जिसको ढूंढा था अपनी विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए अंग्रेजों ने, औरंगजेब ने ढूंढवाया था। मुगल सम्राट औरंगजेब वाद्य यंत्र बजाते थे, बीड़ा। ठीक है, मुगल सम्राट औरंगजेब वाद्य यंत्र बजाते बीड़ा बजाते थे। वह मुगल बादशाह जिसको 2 बार सिंहासन रोहण हुआ था औरंगजेब का। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वे थे बीजापुर एवं गोलकुंडा। संत रामदास को किसके शासनकाल में संबोधित किया जाता है? औरंगजेब को। औरंगजेब ने किसको साहिबात उस जमाने की उपाधि दायर की थी? जहांआरा को। जजिया किसके काल में पुनः लगाया गया था? वो था औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल में जाटों ने किसके मकबरे को क्षतिग्रस्त किया था? अकबर के। औरंगजेब के शासनकाल में जाटों ने किसके मकबरे को क्षतिग्रस्त किया था? वो था अकबर के मकबरे को क्षतिग्रस्त किया था। उत्तरवर्ती मुगल देखते हैं। मुगल काल के राजा बनाने वाले हुसैन अली अब्दुल्ला। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था मुर्शिद कुली खां। वह मुगल बादशाह जिसको साहिब बेखबर कहा जाता था बहादुर शाह को। साहिब बेखबर वह बादशाह जिसके शासनकाल में हिजड़ों महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था अहमद शाह। अवध का प्रथम नवाब था सआदत खां। औरंगजेब ने 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता संभाली थी, वो था बहादुर शाह प्रथम ने। औरंगजेब की 1707 ईस्वी में जब मृत्यु हो गई थी उसका सत्ता किसने संभाली? बहादुर शाह प्रथम ने। दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था महाम अनगा। बुलंद दरवाजा बनवाया गया है अकबर ने। जहांगीर चित्रकार थे अब्दुल हसन और आका रियाज। जहांगीरी चित्रकार थे अब्दुल हसन और आका रिजा। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था मंसूर। चित्रकार की मुगल शैली का आरंभ किया था हुमायूं ने और वह मुगल शासक जिसने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी वो थे अकबर ने। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल, कांकड़ा स्कूल किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शाते हैं? चित्रकला। शेरशाह का मकबरा स्थित है। क्वेश्चन ये है कि शेरशाह का मकबरा स्थित है सासाराम में। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? औरंगजेब ने। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया था? हाजी बेगम ने। दिल्ली का शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था किसके द्वारा स्थापित किया गया था? महाम अनगा। वह मकबरा जो द्वितीय ताजमहल कहलाता है। राबिया उद दौरानी का मकबरा का द्वितीय मकबरा कहा जाता है, द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था मीर वांकी ने। वह मुगल शासक जिसका मकबरा भारत में नहीं है वो है बाबर। सवाई राजा जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर स्थापित की गई थी जयपुर में। दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण कराया था शेरशाह सूरी ने। वह चित्रकार जिसे जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी दी थी अब्दुल हसन ने। फतेहपुर सीकरी में बहादुर शाह अकबर ने निर्मित कराया था पंचमहल। फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित कराया था पंचमहल। मुगल कालीन साहित्य एवं साहित्यकार। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है रजनामा। वह मुगल बादशाह जिसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी वो है जहांगीर। रामायण की फारसी अनुवाद कराया था अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। मुगल शहजादियों में से किसने हुमायूंनामा लिखा था? गुलबदन बेगम ने। मुगल काल में जिसे मदरसे में मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की हुआ है स्थित था मुगल काल में किस मदरसे ने? लखनऊ का मदरसा था जिसने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की थी। रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना थी केशव की। अनवार ए सुहेली नामक ग्रंथ किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का। शाहजहां के शासनकाल में राजकवि था कलीम। हितोपदेश का फारसी अनुवाद किया गया था ताजुल माली द्वारा। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था दारा शिकोह।
हिंदू धर्म ग्रंथ का अध्ययन करने वाला प्रथम शासक मुस्लिम शासक था दारा शिकोह। हसन निजामिया नुस्ख ए दिलखुशा, ख्वांदा मीर हुमायूंनामा और मोहम्मद काजिम आलमगीरनामा और भीमसेन ताजुल मासिर। हसन निजामी नुस्ख ए दिलखुशा, ख्वांदा मीर हुमायूंनामा, मोहम्मद काजिम आलमगीरनामा, भीमसेन ताजुल मासिर। अब आते हैं शिवाजी एवं मराठा साम्राज्य। आगरा को जिसने राजधानी बनाया हुआ है शासक था सिकंदर लोदी। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को जाना जाता है चौथ नाम से। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को जाना जाता था चौथ नाम। शिवाजी का साम्राज्य की राजधानी अवस्थित थी रायगढ़। मराठा देवियों में जिसे 1700 ईस्वी में आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया था ताराबाई। शिवाजी का वह उत्तराधिकारी जिसने औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी ताराबाई को। किसके समय में मराठा राजा नाचीज हो गया? और पेशवा वास्तविक शासक बालाजी बाजीराव। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? शिवाजी ने मुगलों को सलहार के युद्ध में हराया था। शिवाजी के समय शरणोबाद का पद संबद्ध था सैन्य प्रशासन का। गुप्तकाल विवध देखते हैं। बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया है लेडेन व रस्किन ने। लेडेन और रस्किन ने बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किया है। मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ था। यह था सूबा और परगना के बीच का क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। महाराजा जयसिंह द्वितीय ने वेधशालाएं बनवाई थी दिल्ली, उज्जैन, जयपुर, वाराणसी में। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक था हुसैन शाह। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता था भूराजस्व। बंदा बहादुर का मूल नाम था लक्ष्मण देव और बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था सरधना। मुगल काल में दरबारी भाषा थी फारसी। रुहेल सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था नजीम खां। सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र कौन था? नजीब खां। गाजुद्दीन हैदर के काल में लिखी गई पुस्तक खौफ उल-जुम है प्रशासनिक सुधारों की पुस्तक। शुजाउद्दौला का मकबरा स्थित है लखनऊ में। दक्षिण भारत के पोलीगार थे क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक। होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम है हेलवेड। पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था गुरु रामदास ने। दस्तार बंदान कहलाते थे उलेमा। मुगल शासक में तांबे का सिक्का कहलाता था दाम। मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया है पारसियों। ठीक है, मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया है पारसियों ने। ठीक है, जब्बाती थे राज्य कानून। मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था भू राजस्व। मुगल काल में मौलिम था एक जहाज मौलिम। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था चिनकिलिच खां। देखो यार, पढ़ने में बोरियत तो होगी, इसमें कोई दो राय है, लेकिन हाँ इफेक्टिव बेसिस से अब कोई कहानी तुम सुना नहीं रहे जो आप मज़े सुनोगे। ये सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि सिंपल बात है, पीछे से एक चीज़ तो कन्फर्म हो गई है कि भाई सब कुछ फैक्ट आता है। आप कहानियाँ कितनी पढ़ लो, कुछ भी नहीं पूछा जाता, सब वे फैक्ट बेसिस है। और मुझे लगता है कि ये फैक्ट बेसिस के लिए काफ़ी ज़्यादा सही है। पॉइंट टू पॉइंट पूछा जाएगा। भारत का वह स्थान जहाँ पर पुर्तगालियों ने प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था कोचीन। खिदमती है पराजयी भारतीय सरदारों द्वारा देकर। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे चगताई तुर्क। वह समाधि जिसके कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है गुरु गोविंद सिंह। मुगल काल में करोड़ी थे भू राजस्व अधिकारी। मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य था भू राजस्व अधिकारी का पर्यवेक्षण करना। ठीक है, मीर बख्शी। बिलग्राम का युद्ध हुआ है 26 जून 1539 को। सरनाल का युद्ध हुआ 1572 को। धर्मत का युद्ध हुआ है 15 अप्रैल 1658 को। जाजऊ का युद्ध हुआ है 12 जून 1706 को। बिलग्राम का युद्ध सुना होगा 26 जून 1539। बाकी तीनों में से आपने नहीं सुने होंगे तो आप सुन लो।
सलनाल का युद्ध हुआ 1572 में, धर्मत का युद्ध हुआ 15 अप्रैल 1658 में, जजाऊ का युद्ध हुआ 12 जून 1707 में। अटला मस्जिद जौनपुर की है 1408 में। अटला मस्जिद जो जौनपुर में बनी है वो बनी है 1408 में। शेरशाह सूरी का मकबरा सजराम बना है 1545 में और हुमायूं का मकबरा बनाया है 1570 में। रबिया उद दौरानी का मकबरा बनाया औरंगजेब औरंगाबाद 1678 में। राबिया उद दौरानी। दाम ताम्र की मुद्राएं, देसाई राजस्व इकाई, दीवार प्रांतीय राजस्व इकाई, जरी भूमि की लंबाई नापने की इकाई है। चंदावर का युद्ध 1194 में, तैमूर का आक्रमण 1398 में, तालीकोट का युद्ध 1565 में, घाघरा का युद्ध 1529 में। सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब आते हैं आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री। मुगल साम्राज्य का पतन में यूरोपीय कंपनी का आगमन देखते हैं। डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर एंड एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनी। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जहांगीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले प्रथम इतिहासकार थे सतीश चंद्र। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था आगरा। बंगाल की फैक्ट्री में से एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी वह थी हुगली। वह शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया, वो था जमेरिन। वह यूरोपीय समुदाय जिसने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे वो था पुर्तगाली। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक अंतर्गत था अल्बुकर्क। भारत में मुद्रा लाने वाला प्रथम था पुर्तगाली। बंगाल में डचों की स्थापना का करना था चिंसुरा। वह शासक जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी प्रदान की थी वो था शाह आलम द्वितीय को। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण के शासनकाल में हुआ था लुई 14वें, ठीक है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? लुई 14वें के शासनकाल में हुआ था। लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह था अकबर। ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था? वो था लिवेट कंपनी को। ब्रिटिश कंपनी में से किसे भारत के व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था? ठीक है, वो था लिवेट कंपनी को। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना हुई थी 1839 को। असम में प्रसिद्ध चाय कंपनी की स्थापना हुई थी 1839 को। फिर आते हैं स्वायत्त राज्यों का होता है अवध, मैसूर, पंजाब, बंगाल। बिहार के शासक राजा राम नारायण का दमन करने के लिए किलाए मीर जाफर ने किसकी इच्छा में एक सेना भेजी थी? वो था मेजर कूट की अध्यक्षता में। बिहार के शासक राजा राम नारायण का दमन करने के लिए किलाए मीर जाफर, ठीक है, किलाए मीर जाफर और किसकी अध्यक्षता में एक सेना भेजी गई थी? वो था मेजर कूट के अध्यक्षता में। 1756 में फुल्टा शब्द किस संदर्भ में आया था? एक टापू का नाम था फुल्टा। टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम, जिसे श्रीरंगम कहते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 यानी 2 साल तक हुआ था। 2 साल तक हुआ था। में विजय हुआ था हैदर अली। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था पोलीलूर में। वह ब्रिटिश इतिहासकार जिसने इस विचार का खंडन किया कि टीपू सुल्तान एक कट्टरपंथी था, वो था P.E. रॉबर्ट्स ने। बंगाल के गवर्नर जनरलों में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किससे संबंध है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों की एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। था महाराणा रणजीत सिंह ने। महाराणा रणजीत सिंह की एक आंख से कम दिखाई देने लगा था या एक आंख चली गई थी, ठीक है, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि ईश्वर ये चाहते हैं कि मैं सभी को एक निगाह से देखूँ, सभी जात धर्म इन सबको एक निगाह से देखूँ। रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित थे श्रीनगर। सिख राज्य का अंतिम राजा था दिलीप सिंह। इलाहाबाद की संधि हुई है 1765 में, ठीक है। मंगौल की संधि हुई है 1784 में। सरवाई की संधि 1782 में। मद्रास संधि 1769 में, ठीक है, सारी याद रखनी है। आंग्ल मराठा संघर्ष देखते हैं। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग्स के। थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बारे में देखते हैं। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था प्लासी के युद्ध में। 19वीं शताब्दी में किस देश को भारत की ओर विस्तार कर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था? रूस। वह गवर्नर जनरल जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के शाह आलम द्वितीय बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार दे दिए थे लॉर्ड क्लाइव। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की थी? मीर कासिम ने। जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में टिप्पणी की कि कंपनी असंगत है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ भी असंगत है? वो थे G.B. मैकाले।
कंपनी विदेशी राज्यों की प्रति नीतियाँ देखते हैं। मासाइक संधि स्वीकार नहीं की थी इंदौर के होलकरों ने। ठीक है। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ईस्ट इंडिया कंपनी ने गद्दी से उतार दिया था 1856 में। ठीक है। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ईस्ट इंडिया कंपनी ने गद्दी से उतार दिया था। ब्रिटिशकालीन राजस्व एवं न्यायिक सुधार थे। किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ हुआ था? लॉर्ड कार्नवालिस। भारत के पैसरों में से किसके काल में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित हुआ था? लॉर्ड कैनिंग ने। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब पारित किया था? 1871 में। ठीक है। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। ब्रिटिश शासन का भारत का आर्थिक प्रभाव देखते हैं। ब्रिटिश शासन का भारत पर आर्थिक प्रभाव। भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण किस आयोग द्वारा किया गया था? स्ट्रेची आयोग द्वारा। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बंगाल के से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं सोरा, कच्चा रेशम, चीनी और अफीम। 1918 में भारतीय उद्योग आयोग के सदस्य के रूप में किसने अपनी रिपोर्ट अलग प्रस्तुत की है? वो थे M.R. जयकर। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम देखते हैं। 1857 के विद्रोह के बारे में सर्वप्रथम इसने भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे? बैरकपुर। नाना साहब का कमांडर इन चीफ था तात्या टोपे। सन 1857 को बरेली विद्रोह का नेता था खान बहादुर और स्वतंत्र पहली लड़ाई प्रारंभ हुई थी मेरठ से। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था मौलवी लियाकत अली। 1857 में स्वाधीनता संघर्ष में वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई थी की जन्मस्थली थी वाराणसी। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था 1858 की सामरिक घोषणा में। 1857 की क्रांति से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना का देश में अनुपात था 1:5। 1857 के संग्राम के केंद्रों में सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? दिल्ली को। असम में 1857 की क्रांति का नेता था दीवान मणिराम दत्त के। 1857 संघर्ष में भाग लेने वाली सिपाहियों में सर्वाधिक संख्या थी अवध के। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव की कार्डों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था सैयद अहमद खां। जनजातीय विद्रोह देखते हैं। मोपाल विद्रोह 1921 में हुआ। ये कहाँ थे? मालाबार में। सन्यासी विद्रोह भड़काने का स्थल है बंगाल। मुंडा बगापत का नेता है बिरसा मुंडा का क्षेत्र था रांची। और कोली विद्रोह लोगों में से संबंधित छोटा नागपुर। बेलू थम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था केरल में। जिया तरंग का आंदोलन प्रारंभ किया था मणिपुर में। पाबना आंदोलन है वर्ष था। पाबना आंदोलन 1873 से 85 चला। एका चलाया 1922 में। संथाल चलाया 1856 में। ताना भगत चलाया 1914 में। प्रारंभिक नागरिक एवं कृषक विद्रोह देखते हैं। 1814 से लेकर 17 के अवधि में जिस क्षेत्र में तालुकेदार ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था वह था मालवा। गडकरी विद्रोह का केंद्र है कोल्हापुर। 1924 में बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन के विरुद्ध था मंदिरों में भ्रष्टाचार। देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त राष्ट्र में आरंभ हुआ था 1866 में। 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था मालाबार में। सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन देखते हैं। नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया था 1872 में। महाराष्ट्र का सुब्रात बोला जाता है M.G. रनाडे को। शुद्ध आंदोलन का समर्थन है आर्य समाज। सती विरोध आंदोलन में राजा राममोहन राय के विरुद्ध बंगाल में रूढ़वादियों का नेतृत्व किया था राधाकांत देव ने। वह समाज सुधारक जिसने 1826 के जूरी अधिनियम को घोर विरोध किया राजा राममोहन राय को। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी विलियम जोन्स ने। दलित वर्गों का संघ स्थापित किया था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की है M.G. रनाडे। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 में सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आधारित की थी 14 वर्ष। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज के किसके नेतृत्व में होता? केशव चंद्र सेन। महाराष्ट्र में 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना। सादा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों का विवाह की न्यूनतम आयु 14 एवं 18 वर्ष थी। लड़कियों की 14, लड़कों की 18। सर्वेंट ऑफ सोसाइटी के संस्थापक JK गोखले। पश्चिम भारत के DV कार्वे का नाम लिखने में से किस संदर्भ में आता है? स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे शिवदयाल शाह। महाराष्ट्र के विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया था विष्णु परशुराम पंडित। विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व। वह बंगाली नेता जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया था और रूढ़िवादिता का समर्थन किया था वो था राधाकांत देव, यानी कि सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया था।
राधाकांत देव ने। यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। यदि भगवान अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा, ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। आधुनिक भारत की शिक्षा एवं प्रेस का विकास देखेंगे। ठीक है, अब आते हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU। ठीक है, BHU। ठीक है, तो है वो खुला था 1916 में। ये BHU का री एग्जाम हुआ है 2006 में तब आया है। अब आते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम 1878 के लिए विपरीतगामी और असंगत शब्द का उपयोग किया था। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878 के लिए विपरीतगामी और असंगत शब्द का उपयोग किया था अर्स्काइन पेरी। GIC प्रवर्तता का एग्जाम हुआ था, इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो यार, ये बुक्स का एक्सप्लेनेशन करने का सिंपल सा तरीका ये है, क्योंकि विभिन्न एग्जाम से पूछे गए क्वेश्चन हैं, उनमें से हो सकता है आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछे जाएं, क्योंकि जो भी फैक्ट बेसिस है ना, ये ऑलरेडी हर एग्जाम अपने तरीके से अच्छा ही क्वेश्चन छांट के लाता है। ठीक है, और जो आने वाला है वो भी इन्हीं चैप्टर्स में से कोई ना कोई अच्छा क्वेश्चन छांट के लाया होगा। हो सकता है इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आ गया हो। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। फिल्ट्रेशन सिद्धांत के प्रतिपादक की थे मैकाले। इन्होंने, देखो मैकाले ने ये कहा था कि आप ऊपर वालों को शिक्षित कर दो, नीचे वाले अपने आप ही शिक्षित हो जाएंगे फिल्टर करके, धीरे धीरे करके। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की सोसाइटी है और एशियाटिक सोसाइटी है, तो इसके संस्थापक थे सर विलियम जॉन्स। भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के प्रबल रूप से वकालत की थी। भारतीय विश्वविद्यालय में जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ है उनमें धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी मदन मोहन मालवीय ने। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था, प्राथमिक शिक्षा पर। हंटर कमीशन एजुकेशन से रिलेटिव आया था, जो प्राइमरी एजुकेशन की बात पर जोर देता है। सेंट्रल आयु संबंधित था शिक्षा पर। काशी विद्यापीठ का संस्थापक है बाबू शिव प्रसाद गुप्त। PPPCS में आया है। काशी विद्यापीठ का संस्थापक है बाबू शिव कुमार प्रसाद गुप्त। बाद में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा स्थापित किया था कलकत्ता में। 1857 में भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना के समय इंग्लैंड के किस विश्वविद्यालय के प्रतिमान के रूप में लिया गया था? लंदन। ठीक है, यानी कि जो इंडिया में जो विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही थी वो इंग्लैंड के विश्वविद्यालय के प्रतिमान के रूप में लाया गया था, वो था लंदन का। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी VG तिलक ने, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। और हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया। तो कहाँ प्रकाशित किया गया है ये पूछा गया है। तो प्रकाशित किया है कोलकाता में, उद्दंड मार्तंड। मार्तंड एक टाइप का चूर्ण यहाँ का खाया होगा। तो उद्दंड मार्तंड कहाँ से प्रकाशित किया था? कोलकाता से। सर्वप्रथम सेंसरशिप लागू की गई थी वेलजली ने। सेंसरशिप लागू किसने की थी? वेलजली ने। 1885 से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं देखने हैं। भारत में किस वर्ष में राष्ट्रीय आंदोलन में जन संगठित आंदोलन के रूप लिया था? 1885 में। इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक था SN बनर्जी। इंडियन एसोसिएशन सुनील बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था। वो था इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का। तो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस एक संगठन था जिसका इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था। 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक थे फिरोज शाह मेहता। तो 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? फिरोज शाह मेहता। अब आते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संस्थान स्थापना कार्यप्रणाली और मैथ अधिवेशन। काफ़ी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है, क्योंकि 1885 में ये बना था, उसके बाद से लेकर अब तक जारी है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था। यानी कि कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व, यानी कि अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था लॉर्ड डफरिन ने। UPPCS के एग्जाम में देखो क्वेश्चन हमेशा देखो ऐसे आ रहे हैं कि बहुत ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो हम लोग निगलेक्ट करते हैं। मतलब जो हम पढ़ते तो है लेकिन हम उनको निगलेक्ट करते हैं।